अच्छा बेटा, तो आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जब आप इनिशियली अकाउंटेंट बनेंगे तो ये आपसे करवाया जाएगा, ये आपको आना चाहिए। अभी अगर कोई बंदा बैंक रिकंसाइल कर सकता है तो सप्लायर की यानी वेंडर्स की और कस्टमर की रिकंसाइलेशन भी कर सकता है। रिकंसाइलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। रिकंसाइलेशन का मतलब ये होता है कि आप एक चीज को दूसरी चीज से चेक कर रहे हैं कि ये बराबर है या नहीं है। जब भी आप कोई चीज करेंगे तो आप रिकंसाइल करेंगे उसको, तो आपको कंफर्म होगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं। आप बोले मैंने की है तो सही होगी, ऐसी कहानी नहीं है। You have to calculate one thing by one method and then by another method, and if both methods result in same amount, then your calculation is correct. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मामला है? देखिए, इसमें होता ये है कि हमने डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए हुए होते हैं। आपको जब आप कंपनी चलाएंगे या आप कहीं अकाउंटेंट बनेंगे, आप देखेंगे उन्होंने डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट्स ओपन किए हुए होते हैं। 3 4 5 अकाउंट होते हैं। 3 4 अकाउंट तो 3 4 अकाउंट तो नॉर्मली चल रहे होते हैं। तो जो अकाउंट्स ओपन किए हुए होते हैं उसकी आप अपने पास कैश बुक में रिकॉर्डिंग रखते हो कि किस बैंक में कितना पैसा आ रहा है, किस बैंक से कितना पैसा हम पे कर रहे हैं। डिफरेंट रीजंस की वजह से आपके बैंक में पैसा आता है और जाता है। कस्टमर से कलेक्शन होती है तो बैंक में पैसा आता है। आप खुद भी डिपॉजिट करवा सकते हैं पैसा, प्रॉफिट का पैसा भी आ सकता है आपके बैंक में। इसके अलावा आपके बैंक से डिफरेंट पेमेंट्स हो रही होती है। वेंडर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहे हैं, और डिफरेंट और कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं आप अपने पैटी एक्सपेंसेस के लिए। पैटी एक्सपेंस होते हैं उसके लिए कैश बैंक से विड्रॉ करके लेके आते हैं। और भी डिफरेंट रीजंस की मदद में आप बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं। बड़ी बड़ी चीजें ये होती है, सप्लायर को पेमेंट हो रही होती है, कस्टमर और उसको एम्प्लॉयज को पेमेंट हो रही होती है। बैंक चार्जेस काट सकता है आपके बैंक से, आपके अकाउंट से। तो चार्जेस काटने की वजह से आपका पैसा कम हो जाएगा। ज़कात आपके बैंक से कट सकती है। जब भी आप अकाउंटेंट बने ना तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि आपके जितने भी बैंक्स वहां पे ओपन हुए हैं सबका ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, या फिर नहीं हुआ हुआ तो अपना पूरा अमाउंट फर्स्ट रमजान से पहले अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसे निकाल के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, क्योंकि जो ज़कात कटती है वो करंट अकाउंट में नहीं कटती। अभी एक जगह पर ऐसा हुआ, अकाउंटेंट जो चीफ अकाउंटेंट था उसने ट्रांसफर करवाया नहीं, सेविंग में पैसा पड़ा हुआ था, 5 लाख रुपए ज़कात कटेगी, 5 लाख रुपए समथिंग। हाँ, बगैर इजाजत क्या होती है इसमें? इजाजत की चीज ही नहीं है ना इसमें। तो भाई लॉ है ये, आपको पता होना चाहिए। आप अकाउंटेंट हैं, उन्होंने काट ली 5 लाख रुपए कुछ समथिंग, करंट में नहीं कटती, वो काट ली उन्होंने। तो अब वो बाद में उनको जब बैंक स्टेटमेंट मिला तो ज़कात कटी हुई, कॉल भी आई थी, हमने काट ली ज़कात, अब वापिस थोड़ी मिली। अब वो चीफ अकाउंटेंट है, उसके साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने क्या किया होगा, उसके साथ बजा दिया उसको। ऐसी बात है, 5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए कट गए तो मुफ्त में थोड़ी आ रहे हैं पैसे। तो ये ख्याल रखनी पड़ती है चीजें, मेन चीज है। काम तो कर ले आराम से, वो डेबिट क्रेडिट में क्या है, ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ती है। डिफरेंट रीजन की वजह से बैंक आपके अमाउंट में अकाउंट में पैसा डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है। अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग रखनी है अपने पास। आप रिकॉर्डिंग क्या रखते हैं, कैश बुक में, बैंक का रिकॉर्डिंग रखता है बैंक स्टेटमेंट में। अब आपको क्या करना है, एक पीरियड के बाद, वो पीरियड 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, बैंक से रिपोर्ट मंगवानी है। बैंक कहाँ रिकॉर्डिंग रख रहा है, बैंक जहाँ रिकॉर्डिंग रखता है ना, हर कस्टमर के हर अकाउंट होल्डर के अलग अलग अकाउंट बनाता है बैंक। जो पैसा हम बैंक को दे रहे हैं वो बैंक पर लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा पैसा है और वो हमारे लिए एसेट है। यानी बैंक में मौजूद पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी और हमारे लिए एसेट है। जब हम बैंक में पैसा जमा करवाएंगे ना तो हम अपने एसेट को बढ़ाएंगे, बैंक को, और बैंक अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाएगा। तो हम करेंगे डेबिट, बैंक को, वो करेगा हमारे अकाउंट को क्रेडिट। और जब हम बैंक से पैसा निकलवाएंगे तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, तो बैंक क्रेडिट कम, और वहां से लायबिलिटी कम होगी तो वो लायबिलिटी कम करके डेबिट करेगा। वो जहां पे रिकॉर्डिंग रखता है ना उसे बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं, पासबुक। यानी बैंक जहां पे रिकॉर्डिंग रखेगा वो पासबुक है बैंक के लिए, हर अकाउंट होल्डर के लिए। हर अकाउंट होल्डर की पासबुक बनाता है वो। हम जहां रिकॉर्डिंग रखते हैं वो कैश बुक है। तो कैश बुक एक एसेट अकाउंट है, पासबुक क्या है, एक लायबिलिटी अकाउंट है। बैंक क्या करता है,
पीरियड भर में पूरा पीरियड जो है हमारा, अगर 1 हफ्ते का पीरियड है, पूरे पीरियड वो हमारी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। मुझे याद दिलाइएगा क्लास के एंड में बैंक स्टेटमेंट मंगवाने, लेकिन लाजमी याद दिलाइए, भूलना नहीं, कोई भी याद दिला दे। बैंक क्या करता है, पूरे पीरियड में वो हमारे अकाउंट में रिकॉर्डिंग करता रहता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हम भी क्या करते रहते हैं, कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, जो जो हमें पता होता है। पीरियड के एंड में बैंक क्या करता है, वो हमें वो जो पासबुक है उसकी एक कॉपी सेंड करता है, वो हमारे लिए कहलाता है बैंक स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ पासबुक जो बैंक हमें भिजवा देता है। नाउ वी हैव टू कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज विद अवर कैश बुक। ओके, जब जब बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है उस वक्त हमने क्या किया होगा? क्रेडिट। जब जब हमने क्रेडिट किया तो बैंक ने क्या किया होगा? डेबिट। वो लायबिलिटी है, ये एसिड है ना, हमारा अकाउंट एसिड है। और जब हमने क्रेडिट किया होगा बैंक ने डेबिट, और जब हमने डेबिट किया होगा बैंक ने क्रेडिट। अब हम कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास डेबिट हुआ हुआ है, बैंक बढ़ा हुआ है, लेकिन बैंक के पास क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, डिफरेंस आ जाएगा ना फिर इसके दरमियान, हमारे कैश बुक के बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में। और हमने क्रेडिट किया हुआ है लेकिन बैंक ने डेबिट नहीं किया, डिफरेंट रीजंस हैं इसके, अभी हम बताएंगे आपको। तो भी डिफरेंस आ जाएगा। देखिए ऐसे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक एक एसिड अकाउंट है, अ जर्नल मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड इट्स कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये हम पढ़ के आ रहे हैं। उस दिन सिर्फ ये 2 बच्चे मौजूद थे, मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी। कैश बुक वाली क्लास में सिर्फ ये 2 बच्चे थे, तो वो आपने देख लिया होगा, सॉल्व भी शायद किए हो। नहीं कर पाते हो ना, कैश बुक नहीं आती तो यहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। पासबुक एक लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी है। ये क्या है? ये एक जर्नल है मेंटेन बाय बैंक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द अकाउंट दैट इज डिपॉजिट, विड्रॉल एक्सेट्रा। हर अकाउंट होल्डर का बैंक अलग अलग बनाता है। बैंक स्टेटमेंट क्या है? अ कॉपी ऑफ पासबुक सेंड बाय बैंक पेरियोडिकली टू द अकाउंट होल्डर। हम बताते हैं उसको भाई हमें 1 हफ्ते बाद चाहिए, 2 हफ्ते बाद चाहिए, 1 महीने बाद चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट और पासबुक के दरमियान, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के दरमियान अगर डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उसकी वजह से बैंक का बैलेंस अलग आ रहा होता है और हमारे पास बैंक का बैलेंस अलग आ रहा होता है। मतलब बैंक के मुताबिक बैंक में हमारे 19 लाख रुपए और हमारे मुताबिक बैंक में 20 लाख रुपए। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? वी हैव टू फाइंड आउट बाय कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक। अगर बैंक के मुताबिक हमारे 19 लाख रुपए बैंक में है और हमारे मुताबिक 17 लाख रुपए है, तो भी डिफरेंसेस को फाइंड आउट किया जाएगा। क्यों भाई ये वो अलग क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों अलग बोल रहे हैं, और उन डिफरेंसेस को एलिमिनेट किया जाएगा और एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, एक रिपोर्ट। और रिपोर्ट ऑडिटर भी मांगता है, ऑनर भी मांगता है, और रिपोर्ट कहलाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, बैंक नहीं बनाएगा, टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हम और बैंक, हमारा और बैंक का जो डाटा है उसको हम कंपेयर करके डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं और बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए ये मैंने ऐसी रफली टी अकाउंट्स बनाए हैं, पढ़ते वक्त ही टी अकाउंट नजर आएंगे आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में अकाउंट्स नजर आएंगे आपको। मैंने आपको सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल पढ़ाते वक्त सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में अकाउंट्स बनवाए थे ना, वो वाले अकाउंट्स मिलेंगे आपको हर जगह। कहीं भी आपको टी अकाउंट नहीं मिलेगा। टी अकाउंट सिर्फ पढ़ते वक्त है, किताबों में भी पढ़ते वक्त ही मिलेगा। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में अकाउंट्स मिलेंगे आपको। तो देखिए ये बैंक ने, ये बैंक का रिकॉर्ड है, हमारा रिकॉर्ड है। अब हमने अगर 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए तो हमें बैंक को डेबिट कर देना चाहिए 10,000 से। ये पैसा बैंक में जाएगा तो बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ाकर क्रेडिट करेगा, ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 10,000 से उसने क्रेडिट कर दिया, कोई मसला नहीं कि हमने डेबिट किया उसने क्रेडिट कर दिया। अब अगर हमने अपने अकाउंट में से पेमेंट कर दी 2,000 की और हमने अपने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और बैंक ने भी पेमेंट करके हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो भी कोई मसला नहीं। मसला कब है कि हमने अपने अकाउंट को 2,000 से डेबिट तो किया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, या बैंक ने हमारे अकाउंट को 150 से क्रेडिट किया लेकिन हमने डेबिट नहीं किया।
या हमने क्रेडिट किया 100 रुपए से, बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक ने डेबिट किया 50 रुपए से, हमने क्रेडिट नहीं किया। ये चारों देखें, ये 2000 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये 150 यहाँ है, यहाँ नहीं, ये 100 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और 150 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं। यानी कि हम डेबिट करें, बैंक क्रेडिट नहीं करेगा, बैंक क्रेडिट करे और हम डेबिट ना करें, हम क्रेडिट करें, बैंक डेबिट ना करे और बैंक डेबिट ना करे, हम क्रेडिट ना करें, तो डिफरेंस आ जाएगा। कब कब डिफरेंस आएगा? हम डेबिट करें, बैंक क्रेडिट ना करे और बैंक क्रेडिट करे, हम डेबिट ना करें, हम क्रेडिट करें, बैंक डेबिट ना करे और बैंक डेबिट करे, हम क्रेडिट ना करें, तो डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और इन डिफरेंसेस को एलिमिनेट करके अपना करेक्ट बैलेंस निकालेंगे। तो आप मुझे बताएं, जो बैलेंस बैंक बता रहा है वो सही होगा या जो हम बता रहे हैं वो सही होगा? हाँ, वो तो रिकंसाइल करने के बाद मालूम चलेगा कि किसका बैलेंस गलत है, क्योंकि बैंक का भी गलत हो सकता है। सही है? तो नॉर्मली ना बैंक का बैलेंस में एरर नहीं होते, हमारे पास हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों में हो सकता है ना बैंक ने किसी और अकाउंट होल्डर की ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में डाल दी, हो सकता है बैंक से एरर ये वाला, या बैंक ने कोई ऐसे चार्जेस काटे हो जो लॉ के मुताबिक कटने नहीं चाहिए थे, हम पहुंच गए लड़ने के लिए, ये क्या कर दिया आपने, ये वो। अच्छा, वैसे तो भाई भाई करके काम चलाने पड़ते हैं, ये नहीं आप बैंक पहुंचे बोले यार तुम्हें चलाने नहीं आता बैंक में, पता नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। आ जाएंगे बोले भाई असलम भाई यार ये क्या हो गया यार, देखो यार, अच्छा 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 सॉरी सही कर लेगा, आगे जो है वो गुस्सा कर रहे हैं तो वो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर वो आपके आगे वाले काम नहीं करेगा, जो मुंह जबानी काम हो रहे होते हैं ना। वो एक फॉर्मल तरीका होता है ना कि भाई आप एक जगह गए, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाया, फिर आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन आपकी बैंक से अच्छी बातचीत हो तो वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए बगैर आपको दे देते हैं, फिर बोलते हैं आप बाद में डॉक्यूमेंट ले आना, अपना काम चला लो जल्दी से जाके। ये भाई भाई करके काम चलाने से होता है, और यही करना पड़ेगा आप, लड़ना नहीं है। ऐसे आप लोग यहाँ मीसम से और इधर लड़ रहे हैं, लड़ेंगे तो फिर वहां काम नहीं होगा। मतलब आप लोग आपस में लड़ रहे हो अगर, देखो ये वही वाली कहानी है, आपको सामने वाले की जरूरत है। अब वो कौन सी डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बैंक का और कैश बुक का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा होता है, उन डिफरेंसेस को पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और यही सबसे मेन पार्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास या बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं हुई है तो वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, उनको कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं इन एरर्स को, इन ट्रांजेक्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ तो ये होगा कि कोई ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, उसे कहेंगे अनरिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई मतलब उसने बैंक स्टेटमेंट में ना क्रेडिट की होगी ना डेबिट की होगी। उसमें सबसे बड़ी पहली एग्जांपल क्या है? पहली एग्जांपल गौर से सुनिएगा, एक कस्टमर ने हमें चेक दिया, कस्टमर के चेक आते रहते हैं, डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। वो जब चेक आएगा ना तो वो चेक आपको बैंक जाकर डिपॉजिट स्लिप भरकर अपने अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, फिर बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब वो ये कि एक चेक कस्टमर का आया और हमने बैंक भिजवा दिया, तो हम अपने पास फौरन यहां पर डेबिट कर लेंगे बैंक को 4000, लेकिन बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा ना इसकी जगह पर 4000 से। लेकिन क्रेडिट कब करेगा? जब वो चेक पहुंचेगा तो बैंक क्या करेगा, हमारे कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल के हमारे अकाउंट में डालेगा। अब इससे ही मसले हैं, अगर उसी बैंक का अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कस्टमर का अकाउंट भी मीजान का है, हमारा अकाउंट भी मीजान का ही, जब वो चेक जाएगा मीजान बैंक का कस्टमर का हमारा, तो उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे कस्टमर का अकाउंट फैसल बैंक का है तो फिर उसमें क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग स्टेट बैंक के थ्रू होती है, तो उसमें 1 आध दिन लग जाता है। उसमें फिर क्या होता है, उसी टाइम तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर हो ही नहीं सकता ना, क्लियरिंग होगी। क्लियरिंग दो डिफरेंट बैंक्स के होंगे, हमारा बैंक अलग कस्टमर का बैंक अलग, तो क्लियरिंग होगी, उसमें स्टेट बैंक इन्वॉल्व होता है। अब हो सकता है वो क्लियरिंग वाला मामला हो सकता है कि हमने जिस एम्प्लॉय को दिया हो कि जाओ बैंक में जमा करवा दो, वो बैंक जाने के बजाय घर चला गया हो, बैंक में चेक ही जमा नहीं हुआ, और आज का डेट है जनवरी 31, और बैंक क्या करता है, हर महीने के एंड में बैंक स्टेटमेंट हमें भिजवा देता है। बैंक के पास तो चेक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने तो बैंक स्टेटमेंट जनवरी 31 की शाम में हमें डिस्पैच कर देना है, जबकि हमने अपने बैंक को बढ़ा लिया है।
लेकिन बैंक ने हमारे बैंक को बढ़ाकर क्रेडिट नहीं किया, हमने डेबिट कर लिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो क्या डिफरेंस आएगा हमारे बैंक के बैलेंस में? आएगा। ये जो चेक हमने कस्टमर का चेक भिजवाया लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ, टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग, क्या बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा? करेगा। कब करेगा? जब चेक मिलेगा उसे। चेक तो उसे मिला ही नहीं अभी, लेकिन ये काम हो जाएगा। तो हम अपने पास से खत्म नहीं करेंगे एंट्री को, बल्कि हम ये करेंगे कि जो बैंक ने हमें बैलेंस बताया है 2 करोड़ का, उसमें वो अमाउंट ऐड करके देखेंगे कि असल में बैलेंस ये हो जाएगा जब ये चेक जमा हो जाएगा। ऐसे चेक को हम कहते हैं अनक्लियर्ड चेक। क्या कहते हैं? अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड या अनक्रेडिटेड चेक, या ऐसे कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। मिसाल के तौर पर डिपॉजिट इन ट्रांजिट में एक एग्जांपल और भी हो सकती है। हमने अपने एक एम्प्लॉय को कैश दिया, जाओ ये 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा लो, और हमने अपने बैंक को बढ़ा दिया, लेकिन वो एम्प्लॉय 1 लाख रुपए लेके जा रहा था। 1 लाख रुपए थोड़े से होते हैं, वो लेके जा रहा था तो घर से कॉल आ गई, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, उसने बोला छोड़ो भाई मैं नहीं जा रहा, उसने बाइक मोड़ा, घर चला गया वो। और आज क्या है? दिसंबर 31। अगर दिसंबर 31 ना हो, सॉरी महीने का एंड ना हो, तो फिर तो अगले दिन वो जमा करवा देगा, बैंक स्टेटमेंट थोड़ी आएगा हमारे पास, तो मसला ही नहीं होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि आज महीने का आखिरी दिन है और जमा हमने अपने पास बैंक बढ़ा दिया, लेकिन वहां बैंक ने नहीं बढ़ाया, हमारे अकाउंट को बढ़ा के क्रेडिट नहीं किया, तो प्रॉब्लम आएगी। अगर जनवरी 16 होता और आज वो घर चले जाए तो 15 में तो जमा करवा देगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, जमा तो हो जाएगा, ये पता चलेगा बस 16 को जमा करवा दिया था उसने। तो ये जो चेक है जो डिपॉजिट नहीं हुआ, ये कहां पे ऐड होगा? बैंक के बैलेंस में, हमारे बैलेंस में। हमने तो अपने बैलेंस में ऐड किया हुआ है, बैंक के बैलेंस में ऐड होगा। तो बैंक जो हमें भिजवाता है उसका नाम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। तो हम बैंक स्टेटमेंट को शॉर्ट में बोलते हैं बीएस। क्या बोलते हैं? बीएस। कैश बुक को शॉर्ट में बोलते हैं सीबी। तो अगर कोई चीज कैश बुक में ऐड होना है, नहीं हुई भी है, तो उसको हम बोलेंगे सीबी प्लस। और कोई चीज कैश बुक में माइनस होनी है, नहीं हुई भी, सीबी माइनस। जो चीज बैंक स्टेटमेंट में ऐड होनी है, नहीं हुई भी, बीएस प्लस। और जो बैंक स्टेटमेंट में लेस होनी थी, नहीं हुई भी, बीएस माइनस। तो जो चेक है हमारा, जो बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया है, ये कहां पर ऐड होना है? बैंक में, हमारे पास बैंक में। तो इसे क्या बोलेंगे? सीबी प्लस, सीबी माइनस, बीएस प्लस, बीएस माइनस, बीएस प्लस। हम लोग इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे कि अनक्लियर चेक बीएस प्लस होता है। बीएस प्लस मींस बैंक के बैलेंस में ऐड नहीं हुआ तो उसमें ऐड करके क्रेडिट करना है। बैंक में ऐड करने, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करने का मतलब होगा क्रेडिट कर रहे हैं आप, बैंक स्टेटमेंट से लेस करने का मतलब होगा डेबिट कर रहे हैं आप। तो ये तो पहली एग्जाम्पल थी। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान आ सकता है, एंड दैट इज अनक्लियर चेक। समझ में आ गई बात? आगे सुने आप। दूसरी चीज, एक सप्लायर ने हमें चेक दिया, सॉरी एक सप्लायर को हमने चेक दिया, सप्लायर को, वेंडर को 2 लाख रुपए का चेक दे दिया उसको, आया लेके चला गया। वो आएगा लेके जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपने पास हमने बैंक कैश बुक में माइनस कर लेना है 50 रुपीज। लेकिन वो सप्लायर चेक लेके चला गया और चला के ले आके चेक रख दिया उसने बोला चेक तो मिल गया ना, चेक मिल गया, रख लेता हूँ, अभी 2-3 दिन बाद जाके जमा करवा दूंगा, अभी टाइम नहीं है, दूसरे बहुत सारे काम है। तो बैंक के पास वो पहुंचा नहीं, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कम करके डेबिट तो करना नहीं है। बैंक तो हमारे अकाउंट को कम करके डेबिट उसी वक्त करेगा जब सप्लायर जाएगा, वो चेक बैंक को देगा, बैंक हमारे अकाउंट से कम कर देगा। इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट है अभी माइनस, बैंक स्टेटमेंट में अभी माइनस नहीं हुआ, और आज जनवरी 31 आ गया और बैंक ने बैंक स्टेटमेंट भिजवा दिया, तो हमारे पास तो कैश बुक में माइनस हुआ है, लेकिन बैंक में से माइनस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट में से माइनस करेंगे, ताकि हमें, क्योंकि 1-2 दिन में सप्लायर चला जाएगा और बैंक में से हमारे पैसे निकलवा लेगा। इसी वजह से हम बैंक स्टेटमेंट में से माइनस करेंगे और इसे कहते हैं अनपेड चेक।
अनपेड या आउटस्टैंडिंग या अनडेबिटेड, डेबिट नहीं किया ना बैंक ने, या अनप्रेजेंटेड चेक, इसे हम बोलते हैं क्या, बीएस माइनस। बैंक ने हमारे अकाउंट में से माइनस नहीं किया। बैंक के नॉर्मली ये दो चीजें होती है तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई होती, बाकी सब चीजें बैंक ने रिकॉर्ड की हुई होती है। जो आपने बैंक के साथ ट्रांजेक्शन की होगी बैंक रिकॉर्ड कर लेगा, या तो ये चेक पे नहीं हुआ होगा, रिसीव नहीं हुआ होगा। इसके अलावा बैंक एक काम और हो सकता है बैंक के साथ, कि बैंक ने हमारे अकाउंट को गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 1500 के बजाय 15,000 से क्रेडिट कर दिया, या 15,000 के बजाय 1500 से क्रेडिट कर दिया। अब अगर 15,000 के बजाय 1500 से क्रेडिट किया है तो और क्या करेगा, एरर कैसे होगा, एरर है नहीं। 15,000 के बजाय 1500 से क्रेडिट किया है तो अब क्या करेगा, मजीद क्रेडिट करेगा, यानी बीएस प्लस। और अगर 15,000 से क्रेडिट करना था, 1500 से क्रेडिट करना था, 15,000 से क्रेडिट कर दिया, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट करेगा मतलब बीएस माइनस, यानी बैंक का जो एरर है उसकी वजह से हो सकता है हमें बीएस प्लस करना पड़े, हो सकता है बीएस माइनस करना पड़े। वो तो एरर पढ़ के मालूम चलेगा कि एरर किस किस्म का है। अब बैंक ने हमारे चार्जेस काटे, 100 रुपए चार्जेस काटने थे, डेबिट करना था 100 रुपए से, उसने 1000 से डेबिट कर दिया, तो अब क्या करेगा, क्रेडिट करेगा ना 900 से, या उसे डेबिट करना था 1000 से, डेबिट कर दिया 100 से, तो मजीद डेबिट करेगा, बीएस माइनस करेगा। इसका मतलब है जो एरर बैंक करता है उसको सही करने के लिए बीएस प्लस भी हो सकता है और बीएस माइनस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ये तीन बातें हैं। एक तो अनरिकॉर्डेड बाय बैंक का मतलब क्या है, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर उसमें ऐसा चेक है जो कस्टमर का चेक था और हमने भिजवा दिया जमा करवाने के लिए, लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ होगा बैंक में, तो उसके लिए बैंक के बैलेंस में हम ऐड करेंगे बीएस प्लस, जो ही बैलेंस बैंक ने बताया है उसमें ऐड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी। जैसे ही ये डिफरेंसेस में डिस्कस कर लूंगा उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म ही हो गया, क्योंकि जो चीज ऐड होने वाली आप आइडेंटिफाई कर लो कि बैंक स्टेटमेंट में ऐड होनी है, उसको ऐड कर लो, जो लेस होने वाली आइडेंटिफाई होगी लेस कर लो, बैलेंस आ जाएगा, खत्म कहानी। बस आपको प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी, फिर इसको लिख के कैसे करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्जामिनर लाजमी टेस्ट करता है एफएफए में, करेक्शन ऑफ एरर। ये वजह, ये आगे टेस्ट नहीं होंगे। इंडस्ट्री में जब आप शुरू में अकाउंटेंट बनेंगे ये आपको बहुत करने, वो आपसे वगैरह पूछेंगे बैंक रिकंसिलिएशन बना लोगे, आप बोलोगे यार वो तो पढ़ा था, मुझे एफएफए में पढ़ा था, पता नहीं कब। आगे आगे बैंक रिकंसिलिएशन की कहानी पढ़ोगे नहीं आप, बड़ी बड़ी अकाउंटिंग पढ़ोगे आप, जो वहां पे जो इंटरव्यू ले रहा होगा ना शायद उसको भी ना आती है, लेकिन वहां पे वो हो नहीं रही होगी ना, इनिशियल लेवल पे थोड़ी हो रही होगी, आप जाओगे वहां ये हो रहा होगा। अब आ जाए अनरिकॉर्डेड बाय बैंक, अनरिकॉर्डेड बाय कंपनी। कंपनी ने क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये वो तमाम मैटर्स होते हैं तो बैंक को पता होते हैं लेकिन कंपनी को पता नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर गया हमारे बैंक में और डायरेक्ट हमारे अकाउंट में उसने पैसे जमा करवा दिए या ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दिया, और हमने मैसेज सब्सक्राइब नहीं करवाया और हम वो भी यूज नहीं करते ऐप। हम जाएंगे ना कंपनीज में तो वो ऐप यूज करने को थोड़ा डिस्करेज करते हैं कंपनी अकाउंट के लिए, क्योंकि उसमें हैक हो गया, ये हो गया मसला हो जाएगा। मैसेज भी नहीं मांगते, वो सारा काम बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे होते। उन्हें मशवरा मत दे देना सर जो है वो एमसीबी लाइव यूज कर लें, आप स्टोर पे ऐप पड़ी है, ऐप डाउनलोड करें, अपना अकाउंट उसमें चला लें, हर वक्त बैलेंस पता चलता रहेगा। वो ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर हैक हो गया करोड़ों खरबों रुपया है वो इधर उधर हो जाएगा, स्टेट पागल हो जाएगा। इस वजह से आपको हर चीज बैंक स्टेटमेंट के थ्रू करनी होती है। आपको अगर मालूम करना है बैंक में क्या चल रहा है, आप जाएंगे और बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे बैंक से। तो बैंक ने क्या किया,
कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया, ऑनलाइन या जो भी, बैंक वो अकाउंट हमारे अकाउंट में क्या कर देगा, क्रेडिट करके उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा देना है। यानी बैंक ने BS प्लस कर दिया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। हमें कब मालूम चला, जब बैंक स्टेटमेंट आया तो वहां लिखा हुआ है कि 4,13,713 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, और ऑनलाइन लिखा हुआ उसको, ऑनलाइन क्रेडिट हुए। वहां बोले यार ये कहां से आ गए यार पैसे। ऑनलाइन में पता थोड़ी चलता है, जब आप खुद जमा करवाते हैं ना बैंक में जाके, तो बैंक आपकी डिटेल लेता है और वो वहां पे लिख देता है कि इस बंदे ने ये है, इसने जमा करवाए। डिपॉजिटर की डिटेल क्यों लेते हैं? आप अगर जाके जमा करवाएंगे ना किसी और के अकाउंट में, तो डिपॉजिट स्लिप में आपकी डिटेल लेते हैं, नंबर लेते हैं। वो इसी वजह से लेते हैं कि जिसके अकाउंट में जा रहा है ना, वो पूछेगा ये कहां से आया पैसा, तो बैंक उसको बताता है ये इस बंदे ने पैसा आपके अकाउंट में जमा करवाया। इस वजह से वो पूछते हैं। तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया BS प्लस, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। हमें मालूम चला था बैंक स्टेटमेंट आया। अब हम क्या करेंगे, बैंक को बोलेंगे निकाल लो हमारे अकाउंट से वापस पैसे। हम अपने अकाउंट में बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाकर क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट। हम डेबिट करेंगे, कैश बुक में एसिड है हमारा, और इसको बोलेंगे CB प्लस, और इसे कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट रिमिटेंस। रिमिटेंस तो वैसे आपको मालूम है ना किसे कहते हैं, बाहर से पैसे आ रहे उसको कहते हैं, लेकिन रिमिटेंस यहाँ भी इस साइज में भी यूज होता है। क्या होगा ये, कैश बुक में ऐड लेस होगा या बैंक में प्लस, CB प्लस। और सुनिए आप, बैंक ने ना हमारे चार्जेस काट लिए, बता के थोड़ी काटेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कट जाती है, बैंक चार्जेस कटते हैं। बैंक हमने इंटरेस्ट भी काट सकता है अगर हमने बैंक से उधार लिया हुआ तो। अब बैंक चाहे चार्जेस काटे, इंटरेस्ट काटे या कोई टैक्स वगैरह काटे, वो हमारे अकाउंट को कम करके क्या कर देगा, डेबिट, BS माइनस कर लिया उसने। हमें कब मालूम चला, जब बैंक स्टेटमेंट आया। तो हम भी क्या करेंगे, अपने अकाउंट को कम करके क्रेडिट करेंगे CB माइनस। क्या क्या आ सकता है इसमें, टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे टैक्सेस कटते हैं, और वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैंने बताया हुआ है सबको कि आप इन बंदों से इतना इतना टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करोगे, तो टैक्स आपको काटना होता है। तो बैंक ने टैक्स काट लिया। तो अब इसके अलावा बैंक अपने चार्जेस काट ले, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। या फिर बैंक क्या करे, ज़कात काट ले, ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। और क्या काट सकता है बैंक, हाँ, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। कोई भी चीज बैंक हमसे काट ले जो हमें पता नहीं थी, पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, CB माइनस। और क्या हो सकता है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, उसने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमारा अकाउंट को बढ़ाकर वो क्रेडिट कर देगा BS प्लस। हमें तो पता ही नहीं था। हमें मालूम जब चला तो हम अपने अकाउंट को बढ़ाकर डेबिट कर लेंगे, यानी CB प्लस। इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट गिवन या गिवन हो गया, गिवन या क्रेडिटेड बाय बैंक। तो हम क्या करेंगे, CB प्लस। और क्या हो सकता है, नहीं, हमने लोन लिया हुआ है बैंक से अलग से, उसका इंटरेस्ट बैंक ने काटना है तो बैंक इसी अकाउंट में से काटेगा। इसका हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ होता है। सुने, अगर आपका बैंक अकाउंट है ना तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर यूज की हो, आप बिल की पेमेंट करें तो वहां हो सकता है आपके पास ऑप्शन आ रहा हो ऑटो पेमेंट का, कि आपने
ये इसकी पेमेंट की है, बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की 12,000, इसे ऑटो कर दे, उस पर की आ रही होती है। अगर आपने उसे ऑटो कर दिया तो अगले महीने जैसे ही बिल आएगा खुद ही पेमेंट हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान है ना, अगर बिल आ गया आपका 50,000 तो वो तो फौरन पेमेंट कर देंगे। 50,000 आ गया, गलत बिल आ गया तो आप जाके पहले केई से लड़ेंगे ना कि यार ये आपने इतना सारा बिल दे दिया, तो ऑटो नहीं करते हैं लोग। लेकिन इसके अलावा चीजों का ना बिजनेस स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर देता है। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा जब तक हम मना ना कर दें। जैसे आपके अब्बू ने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया हुआ है, तुम्हें डेली आना है, शाम में जब तुम आओगे तुम्हें ये सब्जियां परचेज करके लानी है बाजार से, हमेशा। समझ आई तुम्हें? ये अब्बू ने बोल दिया, दिस इज स्टैंडिंग ऑर्डर। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप रोजाना आए और ये काम अपना करें। घर में अम्मी को स्टैंडिंग ऑर्डर मिला हुआ है, पानी आपने भरना है भाई, पूछना नहीं है भरू नहीं भरू, पानी भरना है आपने, टंकियां फुल करनी है। दिस इज व्हाट स्टैंडिंग ऑर्डर। तो बैंक को ना आप स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं कि हमारा बिजली का बिल आए ना पे कर देना, गैस का बिल आए पे कर देना, हमारे ये कस्टमर्स हैं इनके पैसे आपने पे कर देने, ये स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर हो उसमें बैंक क्या करेगा, हमारे बिल वगैरह पे कर देगा। लेकिन हम जब तक वो पे करेगा ना, वो हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा, बीएस माइनस कर देगा। लेकिन हम जब तक क्रेडिट यानी सी माइनस नहीं करेंगे तब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगा। बिल, यूटिलिटीज लिख लें आप, यूटिलिटीज पे कर सकता है बैंक। इसके अलावा किसी नोट की अदायगी कर सकता है। नोट मतलब हमारा कोई नोट पेबल है जिसके हमें पेमेंट करनी है, वो हमने बैंक को फॉरवर्ड कर दिया कि इसकी पेमेंट का दिन आएगा तो आप पेमेंट कर देना, तो नोट पेड बाय बैंक हो सकता है। इसके अलावा नोट पेड बाय बैंक, और भी कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हो, बैंक उसकी अदायगी करेगा तो क्या करेगा, सीबी माइनस। और ऐसा हो सकता है कि बैंक कलेक्शन कर ले, नोट कलेक्ट कर ले हमारा किसी कस्टमर से, नोट कलेक्टेड बाय बैंक, वो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, बढ़ाकर, हमें तो पता ही नहीं, हमें पता चलेगा तो हम अपने अकाउंट को बढ़ा के डेबिट कर लेंगे, सीबी प्लस। हाँ अब बताएं, और क्या हो सकता है। हमारा एक कस्टमर का चेक आया, वो चेक हमने कस्टमर से लिया और हमने बैंक भिजवा दिया, तो हमने अपने अकाउंट को बढ़ाकर बैंक कैश बुक में डेबिट कर लिया होगा, सीबी प्लस। बैंक को क्या करना चाहिए, बीएस प्लस यानी क्रेडिट। जब वो चेक कस्टमर के पास बैंक के पास पहुंचा तो बैंक ने बोला यार ये चेक ठीक नहीं है, इसमें साइन ठीक नहीं हुआ हुआ, स्टैम्प ठीक नहीं लगेगी। कंपनीज में ना चेक पे स्टैम्प भी लगती है, साइन भी होता है। नॉर्मली आप लोग अपना अकाउंट चलाओगे तो आप सिर्फ साइन करोगे ना, कंपनी में स्टैम्प भी लगती है, साइन भी होता है। स्टैम्प के बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, साइन एंड स्टैम्प दोनों होती है। तो स्टैम्प भी नहीं लगेगी तो बैंक क्या करेगा, पेमेंट तो नहीं करेगा, वो वापस कर देगा। या स्टैम्प लगी हुई है, गलत स्टैम्प लगा दिया आपने, और स्टैम्प लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 2 सिग्नेटरीज हैं, चेक पे साइन करते हैं, दोनों के साइन अलग होंगे, दोनों के स्टैम्प भी अलग होंगे। अब आपने असलम वाली स्टैम्प अकबर वाली पे लगा दी, साइन ठीक है, तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा। तो हमारे कस्टमर के चेक में ना स्टैम्प गलत लगी हुई थी या साइन गलत हुआ था, या अमाउंट लिखा हुआ है 4,500 डिजिट्स में, जब नीचे देखा तो वहां लिखा हुआ है, जो फिगर्स में लिखा हुआ है वो 450 रुपीज लिखा हुआ है, गलती से कर दिया उन्होंने, तो भी वो पेमेंट नहीं करेगा। या आपके चेक में डेट जो डली हुई है ना 6 महीने पुरानी डली हुई, तब भी वो पेमेंट नहीं करेगा। चेक थोड़ा सा फटा हुआ है, स्टेपल करते हैं ना पेपर पे, स्टेपल हुआ था, चेक निकाला तो थोड़ा सा फट गया, अब भी पेमेंट नहीं करेगा। मैं
बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बैंक हमारे कस्टमर का चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करे और उसकी पेमेंट ना करे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करने को कहते हैं ऑनर करना। ऑनर, ऑनर माने क्या होता है? HONOR, ऑनर। ऑनर माने होता है इज्जत, इज्जत देना। जब बैंकिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो किसी अगर पहले ताजिर लोग बैंक चलाते थे, अगर उनके किसी हुक्मनामे की पेमेंट हो जाती थी तो ये कहा जाता था कि उसे ऑनर किया गया है, पेमेंट करने वाले। हाँ, वो मतलब था, लेकिन अब फिर वो खत्म हो गया। अब ऑनर का मतलब है पेमेंट करना, और डिस ऑनर का मतलब है पेमेंट ना करना। डिस माने नॉट। तो बैंक अगर हमारे अकाउंट की उस चेक की पेमेंट ना करे तो बैंक क्या करेगा? उस चेक को डिसऑनर कर देगा। तो हम खुश होंगे भाई, डिसऑनर होना बड़ा मसला है। हम अपने कस्टमर को बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया यार, डिसऑनर हो गया चेक, एफर्ट्स आया हुई ना आपकी। तो लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बैंक ने हमारा अकाउंट तो नहीं बढ़ाया, हम भी अपने अकाउंट को जब हमने डेबिट किया था ना, उसको क्रेडिट कर देंगे वापस, क्योंकि हमारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं आए। तो BS प्लस CB प्लस हमने पहले से कर दिया था, अब CB माइनस करेंगे। क्या? डिसऑनर्ड चेक बाय बैंक, CB माइनस। और क्या हो सकता है? बैंक चार्जेस भी लिख दिया हमने। हाँ, क्या ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट की तो देखें बैंक ने हमें इजाजत दी हुई होती है ना। अगर हमने ओवरड्राफ्ट किया है तो उस मसला नहीं है, उससे क्या डिफरेंस आएगा? बैंक को ही पता होगा, हमें ही पता होगा, डिफरेंस किस चीज का आएगा? जी, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि कैश बुक वाले एरर कर दें। कैश बुक वाले अगर एरर कर दें, उसे हम क्या कहेंगे? एरर बाय बैंक। एरर बाय बैंक कहेंगे? लो भाई, एरर बाय कंपनी कहेंगे ना, एरर बाय बिजनेस, बिजनेस एंटिटी। उसने एरर कर दिया। एरर करने का मतलब क्या है? कैश बुक में BS प्लस CB प्लस होना था 1000 से, उसे CB प्लस कर दिया 10,000 से। अब कैसे करेक्ट करेगा वो? CB माइनस करेगा 9,000 से, या CB प्लस करना था 10,000 से डेबिट, और CB प्लस किया उसने 1,000 से, मजीद CB प्लस करके डेबिट करेगा 1,000 से, 2,000 से। CB माइनस करना था 1,000 से, किया 10,000 से, तो वापस CB प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो एरर होगा कंपनी से, हो सकता है उसकी वजह से उसे CB प्लस करना पड़े, हो सकता है उसकी वजह से उसे CB माइनस करना पड़े। क्या करना पड़ेगा? ये आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के मालूम चलेगा, CB प्लस करना है या CB माइनस करना है, यही पता नहीं चलेगा। तो देखिए डिफरेंट चीजें हैं जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। अब उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको एलिमिनेट करके एक स्टेटमेंट बनाना होगा, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये हमने एक हैंडआउट बनाया, तो पहला सवाल हम देख रहे हैं, सिर्फ हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से काम होता है। द अकाउंटेंट ऑफ आतिफ एंड कंपनी एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग। अच्छा, जब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आएगा ना, तो आपके सामने दो अकाउंट मौजूद होंगे, हमारा अपना और बैंक का। उसके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करेंगे कि हमारे डेबिट में जो है वो उनके क्रेडिट में है या नहीं, उनके क्रेडिट में जो हमारे डेबिट में है या नहीं, हमारे क्रेडिट में जो है उनके डेबिट में है या नहीं, और हमारे उसके डेबिट में जो हमारे क्रेडिट में है या नहीं। उसको फाइंड आउट करके उन डिफरेंसेस को निकालेंगे। आपके पास जो यहाँ सवाल लिखा हुआ है ना, उसमें डिफरेंसेस निकले हुए हैं, सब कुछ निकाल के दिया हुआ है आपको। जब हम पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो एंड में मैं आपको कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का की मदद से ये डिफरेंसेस निकलवाना भी दिखा दूंगा आपको कैसे निकालते। बहुत आसान है, अभी सब निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? बैलेंस एज पर कैश के बैंक स्टेटमेंट। क्या मतलब? बैंक स्टेटमेंट जो आया है उसमें ये लिखा हुआ आया है कि हमारे बैंक में 41,603 रुपीज मौजूद है, बैंक कह रहा है। जब कैश बुक वाले कह रहे हैं हमारे 38,400 रुपीज बैंक में। डिफरेंस आ गया।
अभी डिफरेंस क्यों आया, उसके रीजंस नीचे मौजूद है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट फर्स्ट, क्या मतलब है इसका, हमने डिपॉजिट करवाया, हमने अपने पास कैश को बढ़ाकर सीबी प्लस कर लिया, बैंक के पास तक नहीं पहुंचा, तो बैंक ने क्या नहीं किया, हमारे अकाउंट को बढ़ाकर क्रेडिट नहीं किया, यानी क्या नहीं किया, बीएस प्लस नहीं किया। तो ये आइटम जो है ना, आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आइटम बीएस प्लस का है, हमने यहां लिख दिया। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, चेक रॉन्गली चार्ज टू द कंपनीज बैंक अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट को, चार्ज माने होता है डेबिट करना, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बैंक, हम करेंगे कुछ या बैंक करेगा, बैंक करेगा क्या, वापस क्रेडिट करेगा, यानी क्या करेगा, बीएस प्लस बीएस माइनस, बीएस प्लस बीएस माइनस प्लस बीएस प्लस। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब क्या है, बैंक ने चार्जेस काट के हमारे अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिया, बीएस माइनस कर दिया, हमें पता नहीं था, पता चला तो हम क्रेडिट कर, हम अपने अकाउंट को क्रेडिट करके सीबी माइनस करेंगे। ये भी हो गया। शाहिद सन्स चेक वाज रिटन बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, शाहिद सन्स का चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, ये हमारा कस्टमर होगा, हमने जब जमा करवाया था तो हमने सीबी प्लस करके बैंक को बढ़ा दिया था अपने पास, बैंक ने हमारे अकाउंट को नहीं बढ़ाया, तो हम वापस सीबी माइनस कर देंगे। ये भी हो गया। ये सारे पहले लगा लेने। चेक वाज इशूड टू जावेद फॉर पेमेंट ऑफ 821, 821 की हमने पेमेंट की, तो हमें क्या करना चाहिए था, 821 से सीबी माइनस, बैंक ने 821 से बीएस माइनस, बट बस एरोनेसली मतलब रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय द कंपनी 504, कंपनी ने 504 से, ये एरर है, देखें एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यही हमने गलत किया, 821 से बजाय 504 से हमने सीबी माइनस किया, तो मजीद सीबी माइनस करेंगे ना, हमने चेक इशू किया था 821 का, कितने सीबी माइनस करेंगे, 821 माइनस 504 कितना आ रहा है, 317, बोलो भाई, इसको क्या करेंगे, बीएस सीबी, हमें सीबी माइनस करना था 821 से, हमने 504 से किया, तो मजीद सीबी माइनस करेंगे। लोन ग्रांटेड एंड क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने हमें लोन दे दिया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बीएस प्लस कर दिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया इसको, कंपनी भी क्या करेगी, यह एरर ऑफ ओमिशन है, हमें पता होगा ना लोन मिला है, हमें रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम बीएस प्लस करें, सीबी प्लस करेंगे, सीबी माइनस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब क्या बताया था मैंने, हमने सप्लायर को दे दिए, हमने सीबी माइनस कर लिया, लेकिन बैंक तक सप्लायर नहीं पहुंचा, बैंक ने बीएस माइनस नहीं किया, तो बैंक बीएस माइनस करेगा ना जब वो सप्लायर पहुंच जाएगा, तो उसको बैंक के बैलेंस में से माइनस करेगा। ये करने के बाद आपने कैलकुलेटर उठाने, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना लिखा हुआ है, 41603, इनमें से सारे बीएस प्लस बीएस माइनस एड लेस करने, देखें अभी हम करते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा बैंक स्टेटमेंट का एक बैलेंस है और एक कैश बुक का बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस है, 41603, 41603, हम रफ काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। कैश बुक का बैलेंस कितना है, 38,400। अब आप बैंक स्टेटमेंट वाले देखें, पहले एक बीएस प्लस है 3200, तो बैंक के बैलेंस में ऐड करना है 3200 प्लस, फिर है बीएस माइनस 4800, ये बीएस प्लस है, बीएस प्लस 4800, ये ऐड कर लो, ये भी ऐड हो गया, विदाउट ब्रैकेट जो है वो ऐड हो रहे हैं। सीबी माइनस 320, ये कैश बुक में से 320 माइनस कर लो, और सीबी माइनस 960 माइनस कर लो 960, फिर सीबी माइनस हो गया ये भी, फिर सीबी माइनस 317 माइनस 317,
उसके बाद सी प्लस 8,000 प्लस 8,000, उसका BS माइनस 4800 तो हो गया ना। एक और दफा है माइनस करना है, वो प्लस है माइनस। अब इसको एटलाइज करके हमें अमाउंट निकालना है। अब ये दोनों बराबर आने चाहिए। देखा आपने, बराबर आ गए। अब जब ये बराबर आ जाए इसका मतलब है ये असल में वो अमाउंट है जो अभी हमारे बैंक में पाया जाता है, 44803। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को हम एक रिपोर्ट फॉर्म में बनाएंगे और ऑडिटर को और ऑनर को बता देंगे भाई हमारे बैंक में इतने पैसे हैं। लेकिन ये तमाम इवेंट होने के बाद ये पैसे होंगे 44803। अब नेक्स्ट क्लासेस में हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन का पहले इस तरीके से C प्लस C माइनस लगाना है हर सवाल में। अगर ट्रांजेक्शन आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप BS प्लस BS माइनस C प्लस C माइनस नहीं लगा सकेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो पहले ये काम करना, और ये काम हो गया तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बन गया। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये जो आपने लिखा है ना ऐसे, यही लिखना है, लेकिन थोड़ा फॉर्म थोड़ी उसकी अच्छी करके लिखना पड़ेगा। ऐसे देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इस फॉर्मेट में बनेगा, बहुत आसानी, प्लस माइनस हुआ भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बनाएंगे। आपका काम क्या होगा, वेबसाइट पे जाएं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फाइल डाउनलोड करें, उसमें थ्योरी वाली फाइल जो आज मैंने पढ़ाई है वो देखें, और ये डिफरेंसेस मैंने आपको पढ़ाए ना, ये डिफरेंसेस जो मैंने पढ़ाए हैं इनको याद करें समझ के कि कोई C प्लस कौन सा, C माइनस कौन सा है और कौन सा BH प्लस क्यों है, उसका रीजन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा अनक्लियरिटी चेक क्या मतलब है इसका, ChatGPT से बात कर लो यार। आप ये लिखो व्हाई अनक्लियर चेक आर एडिड इन द बैंक स्टेटमेंट इन द बैलेंस ऑफ बैंक, लिखने वो आपको डिटेल देगा, पढ़े उसको, या फिर आप ये सुन लें जो मैंने आपको पढ़ाया। सही भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।